एक अस्त ग्रह कई तरह की प्रॉब्लम देने में सक्षम हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो अस्त ग्रह देता है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देता है। वहां पे ग्रह रोगों को दूर करने में सक्षम नहीं रहता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लिया जाए किसी व्यक्ति की शुक्र की महादशा चल रही है या शुक्र की अंतरदशा चल रही है और वो शुक्र जन्म पत्री में अस्त है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। कोई भी ग्रह जब किसी जन्म पत्री में अस्त होता है तो वो ग्रह कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है, वो ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है, वो ग्रह अपने फलों को देने में सक्षम नहीं रहता है। कोई भी ग्रह अस्त कब होता है? जब वो ग्रह सूर्य के समीप चले जाता है तो वहां पे वो ग्रह अस्त हो जाता है। जो सूर्य होता है उसकी जो किरणें होती हैं उस ग्रह को संपूर्ण रूप से ढक लेती हैं। तो ऐसे में जो ग्रह के कुछ कारकत्व होते हैं, कुछ स्पेशल कारकत्व होते हैं, वो कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। वो खत्म नहीं होते हैं, वो छुप जाते हैं, तो वो बाहर निकल करके नहीं आते हैं। अब अगर वो ग्रह शुभ ग्रह है तो वो जो शुभ फल देने वाला है तो उन शुभ फलों में कमी हो जाएगी। कोई ना कोई ऐसा अच्छा शुभ फल जो आपको मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। और वहीं अगर वो ग्रह अशुभ फल देने वाला था तो उसके अशुभ फलों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो जाएगी, उसकी अशुभता और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि सूर्य के समीप जब कोई भी चीज आती है तो वो ढक जाती है। वो चीज, ऐसा नहीं है कि वो चीज खत्म हो जाती है, वो चीज ढक जाती है। तो उसी तरीके से जन्म पत्री में जो ग्रह होता है उसके जो फल होते हैं वो ढक जाते हैं, वो सामने दिखाई नहीं देते हैं। कई बार वो फल अगर आएंगे भी, आपको मिलेंगे भी, तो वो मेंटल लेवल पे आपको फील होंगे। मान लिया जाए आपको कोई राजयोग मिलने वाला था उस ग्रह से, वो ग्रह जन्म पत्री में कोई राजयोग बना रहा था और वो ग्रह अस्त है, तो ऐसे में जो आपको राजयोग मिलेगा वो आपको मेंटल लेवल पे मिलेगा। जैसे कि आप ये सोचेंगे या आप लोगों से ये कहेंगे कि नहीं, मैं तो ये करने की सोच रहा हूँ, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, उसके बाद फिर मेरे पास इतना पैसा आएगा। मतलब आदमी बातें ही बनाता रह जाता है और हकीकत में वो चीज नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से चीजें छिपती हैं। तो यहाँ पे जो ग्रह अस्त होते हैं उनके लिए कुछ डिग्रियां निर्धारित हैं। उन डिग्रियों में ही जब वो ग्रह सूर्य के नजदीक जाता है तो अस्त माना जाता है। और अस्त होने वाले ग्रहों की भी दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी उन ग्रहों की होती है जो जन्म कुंडली में मार्गी अवस्था में होते हैं। मार्गी अवस्था में जन्म कुंडली में वो ग्रह होते हैं जो बिल्कुल सीधी चाल से चलते हैं, जो वक्री नहीं होते हैं। और दूसरी कैटेगरी अस्त होने वाले ग्रहों की उनकी होती है जो जन्म कुंडली में वक्री होते हैं, यानी कि वो ग्रह वक्री भी है और साथ में अस्त भी है। तो मार्गी अवस्था में अगर कोई ग्रह अस्त हो रहा है तो उसके लिए डिग्रियां अलग हैं, और अगर कोई ग्रह वक्री अवस्था में अस्त हो रहा है तो उसके लिए डिग्रियां बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और बताती हूँ। सूर्य और चंद्रमा दो एक ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी वक्री अवस्था में नहीं जाते हैं, यानी कि वक्र चाल से, यानी उल्टी चाल से कभी भी नहीं चलेंगे। तो चंद्रमा के लिए जो अस्त डिग्री है वो सिर्फ सिर्फ मार्गी अवस्था में ही दी गई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ग्रहों की डिग्रियों को जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कोई ग्रह जब जन्म कुंडली में अस्त होता है तो वो किस तरीके के अशुभ परिणाम दे सकता है। चंद्र, मंगल, बुध और गुरु, शुक्र और शनि, इन ग्रहों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि ये ग्रह जब आपकी जन्म कुंडली में या किसी जन्म कुंडली में अस्त होते हैं तो ये मनुष्य को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रहों की डिग्रियों को जानते हैं। अब यहाँ पे अस्त ग्रहों की डिग्रियां दी गई हैं। यहाँ पे सारे ग्रह हैं: चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। मार्गी अवस्था में उनकी डिग्री दी गई है, वक्री अवस्था में उनकी डिग्री दी गई है। तो अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप इस टेबल को उतार सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चंद्रमा से शुरू करते हैं। अगर जन्म कुंडली में आप देखते हैं कि चंद्रमा और सूर्य, उनके बीच की जो डिग्री का अंतर है वो 12 डिग्री या उससे कम हो रहा है। मान लिया जाए सूर्य 20 डिग्री का है और चंद्रमा की डिग्री 12 डिग्री है,
तो 20 डिग्री और 12 डिग्री के बीच में 8 डिग्री का अंतर आता है, यानी कि चंद्रमा अस्त हो गया है। 12 डिग्री मैक्सिमम रेंज है, तो यहाँ पे चंद्रमा अस्त माना जाएगा। अब अगर और वक्री अवस्था में, क्योंकि चंद्रमा वक्री नहीं होता है तो इसकी कोई भी डिग्री नहीं है। अब अगर हम मंगल की ओर बढ़ें, तो मंगल अगर किसी जन्मपत्री में सूर्य के साथ 17 डिग्री के अंतर पर है, तो ऐसा मंगल अस्त माना जाएगा। यानी कि सूर्य की डिग्री और मंगल की डिग्री के बीच का जो अंतर है वो 17 डिग्री या उससे कम हो, तो मंगल अस्त हो जाएगा। ये मार्गी अवस्था में है। अगर मंगल जन्मपत्री में आप देखते हैं कि वक्रीय हो रहा है और वक्रीय मंगल की डिग्री और सूर्य की डिग्री के बीच का डिफरेंस 8 डिग्री है या 8 से कम है, तो वो वक्रीय मंगल अस्त माना जाएगा। अब अगर हम बुध की बात करें, तो बुध के लिए 14 डिग्री दी गई है, और अगर बुध और सूर्य की डिग्री में 14 डिग्री या उससे कम का डिफरेंस रह जाता है, 14 का हो, 11 का हो, 10 का हो, 5, 3, 2, 1, तो बुध जो है वहां पे अस्त माना जाएगा। अगर बुध की डिग्री मान लिया जाए 10 डिग्री है और जो सूर्य है, सूर्य की डिग्री 28 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच का अंतर 18 डिग्री होगा, तो वहां पे बुध अस्त नहीं होगा। तो ये हमने खास ध्यान देना है, ये मैक्सिमम लिमिट दी गई है। अब अगर ये बुध जन्मपत्री में वक्री हो जाए, साथ में अस्त भी हो जाए, तो वहां पे 12 डिग्री का डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए या 12 से कम। 14 है, ये 12 है। उसके बाद अगर हम गुरु को देखें, गुरु अगर किसी जन्मपत्री में मार्गी अवस्था में है और साथ में अस्त हो रहे हैं, तो उनके बीच का जो अंतर होगा वो 11 डिग्री होगा, सूर्य और गुरु के बीच का अंतर, या 11 डिग्री से कम होगा। जैसे मान लिया जाए गुरु किसी जन्मपत्री में 28 डिग्री के हो रहे हैं और सूर्य 20 डिग्री का हो रहा है, तो सूर्य की डिग्री 20 है, गुरु की 28 है, उनके बीच का अंतर 8 हो रहा है, तो वहां पे गुरु अस्त हो जाएगा, क्योंकि 11 या 11 से कम होना है। अब अगर गुरु वक्री अवस्था में है तो भी इनके लिए 11 डिग्री ही दी गई है। शुक्र किसी जन्मपत्री में मार्गी अवस्था में है और अस्त हो रहे हैं, तो उसके लिए 10 डिग्री का अंतर होना जरूरी है, 10 डिग्री या 10 डिग्री से कम का अंतर। अगर शुक्र किसी जन्मपत्री में अस्त हैं, वक्री भी हैं, तो ऐसे में 8 डिग्री या 8 डिग्री से कम का अंतर होना चाहिए। मान लिया जाए शुक्र वक्रीय हो रहा है और शुक्र की डिग्री 5 डिग्री है और जो सूर्य है उनकी डिग्री 10 डिग्री है, तो सूर्य और शुक्र के बीच में 5 डिग्री का अंतर हो गया, तो यहाँ पे शुक्र अस्त है क्योंकि वो 8 से कम है। अब अगर हम शनि को देखें, तो शनि के लिए 16 डिग्री दी गई है। शनि मार्गी अवस्था में भी और वक्री अवस्था में भी, दोनों अवस्थाओं में बिल्कुल सेम डिग्री पे अस्त होता है, यानी कि 16 डिग्री। 16 डिग्री हो या 16 डिग्री से कम हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेके 16 डिग्री के बीच में अगर इनका अंतर आता है, सूर्य और शनि के बीच का अंतर, तो ऐसा शनि जन्मपत्री में अस्त माना जाएगा, चाहे वो मार्गी अवस्था में हो चाहे वक्री अवस्था में, क्योंकि दोनों के लिए सेम डिग्री दी गई है। तो अगर आपका भी कोई ग्रह अस्त है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी जन्मपत्री में आपका कौन सा ग्रह अस्त अवस्था में है। अगर कोई ग्रह अस्त होता है तो वो पीड़ित हो जाता है। एक अस्त ग्रह कई तरह की प्रॉब्लम देने में सक्षम हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो अस्त ग्रह देता है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देता है। वहां पे ग्रह रोगों को दूर करने में सक्षम नहीं रहता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लिया जाए किसी व्यक्ति की शुक्र की महादशा चल रही है या शुक्र की अंतरदशा चल रही है और वो शुक्र जन्मपत्री में अस्त है और वो व्यक्ति उस समय बीमार पड़ जाए, उसको किसी तरीके का कोई रोग हो जाए, तो वहां पे ऐसा शुक्र या तो उस व्यक्ति की रिकवरी होने में को कम कर देगा, या कई बार ऐसा व्यक्ति रिकवर ही नहीं हो पाता है जब तक कि उस अस्त शुक्र की दशा चलेगी। या कई बार यहाँ पे क्या होता है, जब तक दशा नहीं बदलती है तब तक व्यक्ति सफर करता रहता है, उसको बीमारी जो है बहुत ज्यादा परेशान करती है। देखिए, शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, उसको अच्छे फल देने चाहिए, लेकिन अस्त होने के बाद उसके अच्छे फल देने की क्षमता बहुत ज्यादा घट जाती है
और अस्त ग्रह विशेष रूप से हेल्थ के लिए दिक्कत करते हैं। कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, अस्त ग्रह की दशा चल रही है, तो वहां पे परेशानी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अस्त ग्रह में वो ताकत ही नहीं होती है कि वो उस आदमी को ठीक कर सके। तो इसी तरीके से जो अस्त ग्रह होता है वो और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स देने में सक्षम हो जाता है। इन सभी प्रॉब्लम्स को अभी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रहों के अस्त होने के अलग-अलग, जब ग्रह अस्त होता है तो उनके फलों को जान लेते हैं। और इसमें सबसे पहले हम चंद्रमा से शुरू करते हैं कि चंद्रमा अगर जन्म पत्री में अस्त होगा तो वो किस तरीके के फल आपको दे सकता है। तो चंद्रमा के अस्त होने का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के मन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। अगर चंद्रमा जन्मपत्री में अस्त है तो व्यक्ति मन से कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। ऐसा जो व्यक्ति होगा जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को भी बहुत बड़े रूप में ले लेगा, बहुत जल्दी परेशान हो जाएगा। और कई बार तो वो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार ही नहीं कर पाता है। अगर वो बदलाव नेगेटिव रूप से हो रहा हो, नेगेटिव फॉर्म में आ रहा हो, तो व्यक्ति उस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाता है। दूसरों के द्वारा कही गई छोटी छोटी बातें अगर हैं वो उनको बहुत ज्यादा चुभ जाती हैं, उसको मन पर ले लेते हैं। ये लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि इसने मुझको ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। वो बात कुछ ना भी हो तो भी ये लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा अस्त है तो मन का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है। अब अगर चंद्रमा अस्त है तो यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, ऐसे लोग अकारण ही भयभीत रहते हैं कि अगर मैं अपने अपनों से बिछड़ जाऊं या मेरे अपने मेरे से दूर चले जाएं तो मेरा क्या होगा, मैं किस तरीके से रहूंगा या रहूंगी। यहाँ पे ये चीजें व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। चंद्रमा व्यक्ति की मां का कारक ग्रह है। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में अस्त होगा और अगर उस व्यक्ति का चतुर्थ भाव भी पीड़ित हो जाए तो ऐसे में पूरी संभावना बन जाती है कि उस व्यक्ति को मां से मिलने वाले सुख में कमी होगी। या कई बार ऐसा होता है कि माँ को ही बहुत ज्यादा कष्ट हो जाता है। माँ मानसिक रूप से परेशान हो सकती हैं, उनको शारीरिक रूप से कोई व्याधि हो सकती है। तो यह आपकी जन्मपत्री दिखाएगी उस चीज को, क्योंकि आपका जो कारक है चंद्रमा है वो अस्त हो रहा है, और अस्त ग्रह में वो ताकत ही नहीं है, सुख देने की वो ताकत नहीं है। तो आपके मन के सुख में कमी होगी या माता से मिलने वाले सुख में कमी हो जाएगी। अब चंद्रमा का अस्त होना सीवियर कब होता है? अगर आप देख रहे हैं किसी जन्म पत्री में चंद्रमा अस्त है और लग्न और लग्नेश भी उस व्यक्ति के पीड़ित हो रहे हैं, तो आप देखिए कि चंद्रमा ना केवल एक ग्रह है बल्कि वो जन्म कुंडली का एक स्तंभ है। जन्म कुंडली के 3 सबसे ज्यादा जो मुख्य स्तंभ हैं उनमें सबसे पहला लग्न है, लग्न और लग्नेश, उसके बाद दूसरा सूर्य और तीसरा चंद्रमा है। चंद्रमा दूसरे नंबर पे रखिए, सूर्य को तीसरे नंबर पे। इन तीनों का मजबूत होना काफी जरूरी है। तो अगर जन्म पत्री के ये दोनों पिलर यानी कि लग्न और लग्नेश भी पीड़ित हो जाए, चंद्रमा भी अस्त हो जाए, तो ये काफी सीवियर रूप में ये चीज निकल के आती है। ऐसे में कई बार व्यक्ति को मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं। ऐसी चीज बहुत ज्यादा देखी गई है, क्योंकि जो चंद्रमा होता है जब वो बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में होता है, अस्त हो जाए या पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो वो मिर्गी जैसे रोग को देने में सक्षम हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो समस्याएं आ रही हैं अस्त ग्रह की, वो हेल्थ से रिलेटेड आ रही हैं। ये क्योंकि हेल्थ को सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है अस्त ग्रह। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर देती हूँ। अगर मान लिया जाए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अस्त है, वहीं किसी और की जन्म कुंडली में भी चंद्रमा अस्त है, तो दोनों को बिल्कुल अलग अलग तरीके के फल मिलेंगे। हो सकता है चंद्रमा के जो अशुभ प्रभाव मैं बता रही हूँ और अभी बताऊंगी आगे, उनमें से सारे मिल जाएं किसी को एक ही फल मिले। तो ये इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप पे निर्भर करता है। कई लोगों की इसके लिए बहुत से फैक्टर देखने पड़ते हैं। कई बार शुभ प्रभाव आते हैं बहुत ज्यादा तो वो चीज कम हो जाती है, अशुभता में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल जनरल रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ, तो इनमें से कोई एक भी मिल सकता है या ज्यादा फल भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा के अस्त होने का एक और खराब प्रभाव हेल्थ पे ये पड़ता है कि कई लोगों को क्या होता है, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उन लोगों को क्या होता है, हर दूसरे या तीसरे महीने कोल्ड कफ इस तरह की चीजें हो जाती हैं, बहुत ज्यादा कफ उनकी बॉडी में बनता है। एक तो चंद्रमा बहुत ज्यादा ठंडा ग्रह है, शीतल ग्रह है,
और ऊपर से वो अगर अस्त हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा और उसकी जो ये चीज़ें हैं इनमें बढ़ोतरी हो जाती है और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बॉडी में उस तरह की चीज़ों को बढ़ाने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें चंद्रमा के अस्त होने से बाहर निकल के आ सकती हैं। यहाँ पे एक बात और आप देखिएगा, अगर किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा अस्त है और उस व्यक्ति का दूसरा भाव पीड़ित है, तो कई बार ऐसे लोगों की जो बाईं आंख है, बाईं आंख में परेशानी हो जाती है या उसकी रोशनी थोड़ी ज़्यादा कम हो जाती है, ये चीज़ें देखने में आती हैं। अगर इस अवस्था में साथ में शनि भी दूसरे भाव को देख ले, तो शनि की दशा में, अंतर्दशा में कई बार आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो चंद्रमा होता है वो सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं वो आँखों के कारक ग्रह भी हैं। ये बात भी आप नोट कर लीजिए। जो सूर्य होता है और चंद्रमा होता है वो हमारी आँखों को भी दिखाते हैं। वहीं जो शुक्र ग्रह होता है, ये एडिशनल जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। जो शुक्र ग्रह होता है वो आँखों की रोशनी को दिखाता है। ये सब चीज़ें इनमें डिफरेंस हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में अस्त है और व्यक्ति का द्वादश भाव या द्वादश भाव का जो स्वामी ग्रह है, वो पीड़ित है, ज़्यादा पीड़ित है, तो ऐसे में कई बार क्या होता है, व्यक्ति को नींद आने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ऐसे लोग कहते हैं हमें रात-रात भर नींद नहीं आती है। ये परेशानी भी चंद्रमा देता है अस्त होने पर। तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो वो मानसिक रूप से भी परेशान हो जाता है। मानसिक रूप से अगर वो जब परेशान होता है तो उसको अन्य शारीरिक व्याधियां भी अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। तो यहाँ पे ये अस्त ग्रह होने के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो ज्यादा परेशानी अस्त ग्रह दे रहा है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ही दे रहा है। हालांकि और भी अस्त ग्रह बहुत ज्यादा और फील्ड में भी खराब फल देते हैं। वो सब मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी। आज मेरा मेन फोकस यही है कि मैं आपको हेल्थ वाले ज्यादा बताऊं, क्योंकि ये भी मनुष्य के जीवन में आप देखते हैं आजकल मानसिक व्याधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो हमें जन्म कुंडली में इनको देखना बहुत जरूरी होता है कि अस्त ग्रह किस तरीके के रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ पर एक चीज देखने में और आती है, चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में अस्त है और वो 6, 8, 12 में जाके बैठा है और पीड़ित भी हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को पानी से दूर रखना चाहिए। जैसे कि नदी वगैरह में या सी के साइड में वो जाते हैं तो वहां पे पानी से दूर रहें, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक ग्रह है। और कई बार ये देखने में भी आता है कि अगर उस व्यक्ति का लग्न कमजोर हो तो ऐसे लोग पानी से बहुत डरते हैं। वो पानी में उतरते ही नहीं है, उन्हें डर लगता है पानी को देख करके। तो अस्त ग्रह जो होता है वो और भी कई तरह की समस्याएं देते हैं। तो आगे के वीडियो में हम हर ग्रह के बारे में जानेंगे कि ग्रह किस तरह की समस्याएं आपको दे सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे के वीडियो में हम ये सारी बातें जानेंगे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली में अस्त हो रहा है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अगर पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।